आज देश के हर घर में अतुल सुभाष की आत्महत्या की चर्चा हो रही है और देश के 75 करोड़ पुरुष ये पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें बराबरी का अधिकार नहीं है। और ऐसा क्यों है कि जब पुरुष और महिलाओं के बीच कोई विवाद होता है तो पुरुषों के लिए भी वही कानून लागू नहीं होते जो महिलाओं के लिए होते हैं। इसलिए आज इंसाफ के लिए पुरुष बराबरी का अधिकार मांग रहे हैं और इस मामले को लेकर हमारे पास आपके लिए दो बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया और उनका परिवार जौनपुर में अपने घर से फरार हो गया है। इस वक्त उनके घर पर ताला लगा हुआ है और यह दावा किया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने ही इस परिवार को जौनपुर से भागने में मदद की है। यह परिवार पहले जौनपुर के ही एक होटल में आकर रुका और बाद में यह वहां से भी किसी और स्थान के लिए रवाना हो गया। अब उनके घर पर ताला लगा हुआ है। कर्नाटक की पुलिस इस मामले में निकिता सिंघानिया, उनकी मां और उनके भाई की तलाश कर रही है क्योंकि बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है निकिता और उसके परिवार के खिलाफ। और अब भी जब हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं इस समय भी तब तक निकिता के परिवार की कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। आज यहां से कोई नहीं निकलने वाला है क्योंकि देर रात परिवार यानी कि मां और उनका बेटा यहां से निकल चुके हैं। रात के अंधेरे लगभग 1 बजे रात को चुपचाप अलग अलग दिशा में दोनों ही जन निकलते हैं। ये वो गली है जहां से सिंघानिया यानी कि निकिता की मां निशा सिंघानिया निकलती हैं और एक अलग छोर से उनके बेटे निकलते हैं। कल रात से निकिता का परिवार फरार, मां निशा और भाई फरार हैं। एक काली बाइक से निकलकर जौनपुर की गलियों से होते हुए इस रास्ते से आते हुए वो परिवार देर रात कहां पहुंचता है, इस वक्त हम उसी जगह पर पहुंचे हुए हैं और उस होटल का नाम है होटल रघुवंशी, जहां कुछ देर के लिए वो ठहरते हैं, रिसेप्शन पर बैठते हैं और उसके बाद एक 4 व्हीलर आता है जिस पर बैठकर वो जौनपुर से बाहर निकल जाते हैं। और आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि हमें इस मामले में दर्ज हुई उस एफआईआर की कॉपी मिल गई है जिससे यह पूरा विवाद सबसे पहले शुरू हुआ था। यह सबसे पहली एफआईआर है जिसे निकिता सिंघानिया ने अपने पति अतुल सुभाष, उनकी मां अंजू देवी, पिता पवन मोदी और भाई विकास मोदी के खिलाफ दर्ज करवाया था। और इस एफआईआर में निकिता सिंघानिया ने 5 बड़े आरोप लगाए थे। एफआईआर की कॉपी मैं आपको अभी दिखाता हूं। ये देखिए, ये वो एफआईआर है, पहली एफआईआर इस विवाद में जो हुई थी। इस एफआईआर में पहला आरोप था कि वर्ष 2019 में जब उनकी शादी हुई तब उनके परिवार ने अतुल को 5 लाख रुपए नकद, 10 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण, कपड़े और बर्तन दिए थे। यह आरोप एफआईआर में लड़की के परिवार ने यानी निकिता ने लगाया है। दूसरा, शादी के बाद अतुल और उनके माता पिता दहेज में सिर्फ 5 लाख रुपए मिलने से नाखुश थे और वो निकिता से लगातार ये कह रहे थे कि वो अपने परिवार से 10 लाख रुपए और लेकर आए। तीसरी बात, अतुल सुभाष शराब पीकर अक्सर निकिता के साथ मारपीट करता था और उसने निकिता के साथ यौन उत्पीड़न भी किया। चौथा आरोप, अतुल निकिता के साथ मारपीट करके उसकी सारी सैलरी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता था। और पांचवी बात, 16 अगस्त 2019 को अतुल के माता पिता जौनपुर आए थे जहां उन्होंने निकिता के माता पिता से दहेज में 10 लाख रुपए नकद देने की मांग की और इसी के बाद 17 अगस्त 2019 को निकिता के पिता की सदमा लगने से मौत हो गई क्योंकि उन्हें दहेज को लेकर इतना बड़ा सदमा लगा। और आखिरी आरोप इस एफआईआर में यह है कि अतुल ने खुद दहेज के पैसों के लिए निकिता को बेंगलुरु में अपने घर से बाहर निकालकर जौनपुर जाने के लिए कहा और निकिता ने यह एफआईआर 24 अप्रैल 2022 को दर्ज कराई थी। तिथि आप याद रखिएगा, 24 अप्रैल 2022 को यह एफआईआर निकिता ने दर्ज कराई थी अतुल सुभाष के खिलाफ। इस एफआईआर में जितने भी आरोप लगाए गए हैं उन्हें अतुल ने अपने मौत से पहले आखिरी वीडियो में बेबुनियाद बताया था। अतुल ने अपने आखिरी वीडियो में कहा था कि जब शादी वर्ष 2019 में हुई और दहेज के पैसों की मांग भी 2019 से ही हो रही थी,
तो निकिता ने यह एफआईआर दर्ज कराने में 3 साल क्यों लगा दिए? मतलब यह पूरा मामला है 2019 का, तो उसने 2022 में यह एफआईआर क्यों कराई? दूसरा, निकिता के पास ऐसा कोई सबूत या कोई व्हाट्सएप चैट नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि अतुल ने उसके परिवार से 10 लाख रुपए दहेज में मांगे थे। लेकिन अतुल के पास उसकी बैंक स्टेटमेंट है जिसमें लिखा है कि उसने 15 लाख रुपए निकिता के परिवार को दिए थे और यह पैसा उनका भाई अतुल को वापस लौटाने से इनकार कर रहा था। तो इस मामले में अगर आप देखें तो पति ने पत्नी के परिवार को पैसा दिया है, पत्नी के परिवार ने पति के परिवार को पैसा नहीं दिया, दहेज नहीं दिया है, बल्कि अतुल सुभाष ने अपने ससुराल वालों को 15 लाख रुपए दिया था और वो ये कहते हैं कि मेरे पास उसका बैंक स्टेटमेंट है। इस मामले को लेकर बहुत सारे लोग आज ये भी कह रहे हैं और बहुत सारे लोग बटे हुए हैं कि निकिता एक महिला है और इसलिए उसे अपने पति की आत्महत्या के लिए पूरी तरह से दोषी ठहराना सही नहीं होगा। लेकिन हमारा यह कहना है कि यह मामला सिर्फ एक महिला का नहीं है। इस मामले में पीड़ित अतुल की मां अंजू देवी भी एक महिला है और हमें यह भी देखना होगा कि कहीं हमारा सिस्टम निकिता को इंसाफ दिलाने के चक्कर में एक दूसरी महिला यानी अतुल की मां के साथ नाइंसाफी न कर दे। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। माँ जी हुआ क्या था? आपके बेटा कुछ बोले थे आपको? बोल। आपके बेटा आपको कुछ बोले थे क्या? बताए थे सर? कुछ नहीं बताया। हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तक कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बोल पाया। भैया जाने तो अतुल सुभाष के माता पिता की जरा स्थिति देखिए। अतुल सुभाष की जो मां है उनकी तकलीफ को समझिए और क्या इस महिला को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? इस बीच बिहार के समस्तीपुर में रहने वाले एक व्यक्ति पंकज ज्योति ने यह दावा किया है कि उन्होंने वर्ष 2021 में अतुल और निकिता के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश की थी और उस समय निकिता ने यह कहा था कि अगर अतुल उसे 22 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाए तो वो तलाक दे देगी। लेकिन अतुल ने यह समझौता करने से इनकार कर दिया था और उनके माता पिता का कहना था कि उन्हें निकिता पर भरोसा नहीं है। हम लोगों ने पहले कोशिश किया कि आपस में विवाद खत्म करके लोग साथ में रह पाए, तो हम लोग उसी का प्रयास करें, लेकिन फिर लगा कि दोनों किसी भी स्थिति में साथ नहीं रह सकते हैं। तो फिर हुआ कि जब अलग अलग ज़िंदगी जीना है तो दोनों की लंबी ज़िंदगी है, दोनों अपना अपना अलग अलग ज़िंदगी अलग होकर अच्छे से जिए, तो शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग उन लोगों के बीच में एक समन्वय स्थापित हो जाए और कुछ मध्यस्थता हो जाए। तो उसमें तय हुआ बहुत देर के बाद कि शादी का जो भी खर्चा है वो उनको लड़की वाले को वापस मिल जाए और वो अपना केस विड्रॉ कर लेंगे। बातचीत से लग रहा था कि थोड़ा तनाव तो दोनों में था, लेकिन दोनों चाह रहे थे कि मैटर रिजॉल्व हो जाए किसी भी तरह से। ऐसी इच्छा थी तभी इतनी बात हो पाई थी। आपसी तनाव तो दोनों में आपस में यहाँ पे कुछ बातें भी हुई थी, कोई झंझट तो था, लेकिन दोनों चाह रहे थे किसी मैटर ही खत्म हो जाना चाहिए। तो अगर आप इस एफआईआर को भी देखें तो इसमें जो शादी की तिथि है, यानी जब ये शादी हुई है, ये है 26/4/2019 और 2019 में ही निकिता और उसके परिवार का यह आरोप है कि तभी से दहेज की मांग की जा रही थी। लेकिन यह एफआईआर कराई गई है 24 अप्रैल 2022 को। हमारे देश में महिलाएं अक्सर बराबरी का अधिकार मांगती हैं और उन्हें मिलना भी चाहिए, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब पुरुष इस देश की व्यवस्था से बराबरी का अधिकार मांग रहे हैं। और आज एक सवाल यह भी है कि कहीं यह देश अतुल को भी वैसे ही ना भुला दे जैसे वो मनीष दलाल को भुला चुका है। आज आपको
मुनीश दलाल की कहानी जो है वो सुननी चाहिए। एक नई कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं और इस कहानी को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपको अतुल सुभाष की कहानी और ज्यादा समझ में आएगी। तो आज से 19 साल पहले वर्ष 2003 में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुनीश और उसके परिवार को गिरफ्तार किया था। मुनीश पर आरोप था कि वो शादी से पहले लड़की के परिवार से दहेज में 10 लाख रुपए मांग रहे थे, लेकिन लड़की ने दहेज देने से इनकार कर दिया और मुनीश और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज करा दी और शादी नहीं की। यानी शादी से पहले ही लड़की ने मुनीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी और मुनीश को गिरफ्तार करवा दिया इस आरोप में कि वो दहेज मांग रहा था और शादी करने से इनकार कर दिया। यह लड़की उस समय देश और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन गई थी। अमेरिका की मशहूर टेलीविजन होस्ट ओपरा विनफ्रे ने खुद अपने शो में इस लड़की का इंटरव्यू किया और हमारे देश के स्कूलों में छठी कक्षा की पुस्तक में, स्कूलों में जो छठी कक्षा में पुस्तक पढ़ाई जाती है, उस पुस्तक में इस लड़की पर पूरा एक चैप्टर लिखा गया और बच्चों को स्कूल में इस लड़की की बहादुरी के बारे में पढ़ाया जाता था। लेकिन वर्ष 2022 में जब इस केस का, माफ कीजिएगा, लेकिन वर्ष 2012 में जब इस केस का अंतिम फैसला आया, तब यह पता चला कि इस लड़की ने मुनीश और उसके परिवार पर दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। और क्यों कराया था? यह लड़की किसी और व्यक्ति से प्यार करती थी, जिसके कारण इसने मुनीश से अपनी शादी तोड़ने के लिए मुनीश को दहेज के झूठे केस में फंसा दिया और हमारे समाज ने मुनीश को अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका तक नहीं दिया। और यह जो लड़की है, यह रातों रात बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई। दुनिया के बड़े बड़े मशहूर पत्रकार इसका इंटरव्यू करने लगे, बहादुरी की मिसाल बन गई। जैसा मैंने आपको कहा, अमेरिका के एक बहुत बड़े टेलीविजन शो में इस लड़की का इंटरव्यू किया गया, स्कूलों में इस लड़की के बारे में चैप्टर्स पढ़ाए गए। पुलिस की कार्रवाई और 9 साल तक चले मुकदमे में मुनीश का परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया। लेकिन इसके बावजूद मुनीश और अतुल की कहानी में एक बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि अतुल की तरह मुनीश ने आत्महत्या नहीं की। 9 वर्षों में 320 बार मुनीश अदालत में पेश हुआ, 320 बार, और तब तक खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए लड़ता रहा जब तक कोर्ट ने उसे सभी आरोपों से बरी नहीं कर दिया। असल में अतुल को भी ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन उसने आत्महत्या का गलत रास्ता चुना और अतुल के लिए यह फैसला आसान नहीं था। इस दुनिया में सबसे बड़ी हिंसा है खुद पर की गई हिंसा, और अतुल ने खुद पर हिंसा करके अपनी जान ले ली। आज हम बाकी लोगों से भी ये कहना चाहते हैं, और अतुल ने जो काम किया, अतुल ने अपनी जान ले ली। अपनी जान लेना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन क्या अपनी जान लेने से ज्यादा आसान काम अतुल के लिए हाई कोर्ट में अपील करना नहीं था? आत्महत्या के बारे में सोचने से पहले वो हाई कोर्ट जा सकता था, और बड़ी अदालतें हैं, और बड़े फोरम हैं, और बड़े पुलिस अधिकारी हैं, वहां तक जा सकता था, और बड़े अधिकारियों से मिल सकता था और न्याय मांग सकता था। तो ये जो सारी ताकत आत्महत्या के बारे में सोचने में उसने लगाई, उसे असल में ये अपनी सारी ताकत हाई कोर्ट जाने में या फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक अपील करने में लगानी चाहिए थी। अतुल ने अपनी मौत से पहले 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा और 80 मिनट का एक वीडियो भी बनाया। इससे अतुल की मानसिक स्थिति का पता चलता है कि वो भयानक रूप से प्रताड़ित और परेशान रहा होगा, भयंकर रूप से डिप्रेशन में चला गया होगा, और उसे जिंदा रहने की सारी इच्छा समाप्त हो चुकी होगी। उसे जितना सदमा अपनी पत्नी के झूठे मुकदमों से लगा, उतना ही सदमा अदालतों की कड़वी सच्चाई जानकर लगा, क्योंकि अदालतों में नई तारीख लेने से लेकर समझौता कराने की एक रिश्वत पहले से तय थी, और आरोप है कि इसमें फैमिली कोर्ट की जज भी मिली हुई थी। ऐसा अतुल अपने वीडियो में कहकर गया है। अतुल यह सब देखकर टूट चुका था और उसे लगा कि अब उसे इंसाफ कहीं से नहीं मिलेगा, और इसीलिए उसने उसे आत्महत्या करना ज्यादा आसान लगा। वर्ष 2022 में अतुल के खिलाफ जो सबसे पहला मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें सबसे पहली धारा 498 ए की लगाई गई थी। यह एक गैर जमानती धारा है
जो पति और उसके परिवार द्वारा की जाने वाली हिंसा के मामलों में लगाई जाती है, और ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा दुरुपयोग इसी धारा का होता है। सितंबर 2022 की एक रिपोर्ट में एनसीआरबी के हवाले से यह बताया गया कि इस कानूनी धारा के कारण शादीशुदा पुरुषों में आत्महत्या की दर तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2005 में भारत में आत्महत्या करने वालों में 58% पुरुष थे और 42% महिलाएं थी, लेकिन वर्ष 2022 आते आते यह स्थिति पूरी तरह से बदल गई। अब आत्महत्या करने वालों में 71.8% पुरुष हैं और 28% महिलाएं हैं। यानी अगर आप ये ग्राफ देखेंगे तो आत्महत्या करने वालों में पुरुषों की संख्या तेजी से ऊपर जा रही है और महिलाओं की संख्या तेजी से नीचे आ रही है। पुरुषों की आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण इसी तरह के कानूनी मामले हैं जो उनकी पत्नी या पत्नी के परिवार द्वारा दर्ज कराए जाते हैं। वर्ष 2019 में 37% और 2021 में 33% पुरुषों ने कानूनी मामलों के दबाव में आकर आत्महत्या की थी, और ये लोग दहेज, मारपीट, हत्या की कोशिश और घरेलू हिंसा जैसे कानूनी मामलों का सामना नहीं कर पाए। कड़वी सच्चाई है कि इस तरह के ज्यादातर मामले इंसाफ पाने के लिए नहीं किए जाते। ऐसे मामलों का अंतिम उद्देश्य सेटलमेंट यानी समझौता करना होता है, जिसमें महिला पक्ष, वकील और कई बार जज को भी पैसे मिल जाते हैं। ऐसे आरोप लगते हैं जजों के ऊपर भी, जैसा इस मामले में हुआ। इस मामले में भी अतुल अगर अपनी पत्नी को 3 करोड़ रुपए और फैमिली कोर्ट की जज को 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता तो यह मामला भी यहीं रफा दफा हो जाता, उसके आत्महत्या करने की नौबत नहीं आती। लेकिन अतुल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उसका कहना था कि उसके पास अपनी पत्नी को देने के लिए इतने पैसे हैं ही नहीं। अतुल के सुसाइड नोट के मुताबिक उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 9 आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए, जिनमें कई मुकदमे ऐसे थे जिनकी जानकारी उसकी पत्नी को भी नहीं थी। अतुल के आखिरी बयान के मुताबिक तलाक समेत कई मुकदमों को लेकर उसकी पत्नी ने खुद अदालत में यह बयान दिया कि ये मुकदमे उसके वकील ने उसकी बिना जानकारी के दायर कर दिए, और ये आज एक बहुत बड़ा पॉइंट है। असल में इस तरह के मामलों में वकीलों की सलाह बड़ी महत्वपूर्ण होती है, वकीलों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। बहुत सारे वकील महिला पक्ष के मामले को मजबूत दिखाने के लिए उन्हें उनके आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और महिलाओं को कहते हैं कि आपके जो आरोप हैं उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बताइए, और इसके कारण कई मामलों में मारपीट, घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न की धाराएं बाद में पुलिस द्वारा जोड़ दी जाती है, जिससे पुरुषों का केस पूरी तरह से कमजोर हो जाता है और वो एक तरह से समझौता करने की स्थिति में आ जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं समझौता करने के लिए, और जो नहीं कर पाते वो आत्महत्या कर लेते हैं। अब आपको एक दूसरे विवाद के बारे में बताते हैं। देश में चल रहे मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके अगले आदेश आने तक देश की किसी भी विवादित मस्जिद का अब सर्वे नहीं कराया जाएगा और निचली अदालतों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो ऐसे किसी भी मामले में कोई नया आदेश जारी न करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उस याचिका को लेकर सुनाया जिसमें वर्ष 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को चुनौती दी गई, और यह वही कानून है जो देश में सभी धार्मिक और पूजा स्थलों की 15 अगस्त 1947 से पहले की यथास्थिति को बरकरार रखने की बात कहता है। इस मामले में हिंदू पक्ष ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है और कहा है कि यह कानून लोगों को इंसाफ मांगने के अधिकार से वंचित करता है और यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है। जबकि लेफ्ट पार्टी सीपीएम, इंडियन मुस्लिम लीग, शरद पवार की पार्टी और आरजेडी के नेताओं ने इस कानून के समर्थन में याचिका दायर की है और अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर अगले 4 हफ्ते में केंद्र सरकार को अपना जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के जवाब के बाद ही इस कानून की वैधता को लेकर बहस शुरू होगी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार वर्ष 1991 के इस कानून में कोई संशोधन कर सकती है, करना चाहेगी? 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इस कानून को संसद से पास कराया तब बीजेपी इसके खिलाफ थी। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी के सांसदों ने इस बिल पर वोटिंग के दौरान वॉकआउट किया था और इस कानून को कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का हिस्सा बताया था। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि जब बीजेपी इस कानून के पहले दिन से खिलाफ थी तो क्या अब जब उनकी खुद की सरकार है
तो क्या अब मोदी सरकार इस कानून में संशोधन करने के लिए एक नया बिल लाएगी? क्या इस कानून को बदलेगी या इस कानून को रद्द करेगी? भारत का संविधान केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वो संसद के दोनों सदनों में इसका संशोधन बिल लाकर इस कानून में बड़े बदलाव कर सकती है। लेकिन सरकार ऐसा करेगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। वर्ष 1981 से 2024 के बीच 11 लोकसभा चुनाव हुए, जिनमें एक भी चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इस कानून को लेकर कभी कोई वादा नहीं किया। बीजेपी के नेता इस कानून का नैतिक रूप से समर्थन नहीं करते, लेकिन वे इस कानून को समाप्त करने का वादा भी नहीं करते। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश नहीं जहां मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई, लेकिन इस मामले में भारत दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश है जिसने इन मस्जिदों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए बाकायदा एक विशेष कानून बना दिया, और यह कानून कांग्रेस की सरकार ने बनाया। ऐसा कानून तो टर्की में भी नहीं बना, जहां 99% आबादी मुसलमानों की है। टर्की के इस्तांबुल में एक बहुत बड़ी मस्जिद है जिसे हागिया सोफिया मस्जिद कहते हैं। यह मस्जिद एक चर्च को तोड़कर बनाई गई है जिसे द चर्च ऑफ सेंट सर्जियस कहा जाता है। फिलिस्तीन में भी 13वीं शताब्दी में अल खदरा नाम की एक मस्जिद का निर्माण हुआ, और यह भी एक चर्च को तोड़कर उसके अवशेषों से बनाई गई थी। इजिप्ट में भी 370 ईस्वी में बने एक चर्च को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण हुआ जिसे एतराइन मस्जिद कहते हैं। इसके अलावा इटली, इराक, ग्रीस और स्पेन में भी कई चर्चेस को तोड़कर मस्जिदें बनाई गईं, और पश्चिमी देशों के इतिहासकार कहते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारी दूसरे धर्मों के पूजा स्थलों को तोड़कर इसलिए उन पर मस्जिदें बनाते थे क्योंकि वो मस्जिदों को सिर्फ इबादत का स्थान नहीं मानते थे, वो मस्जिदों को इस्लाम के वर्चस्व के रूप में देखते थे। और इसी वजह से ये मुस्लिम आक्रमणकारी जहां जहां भी गए वहां वहां उन्होंने उन देशों के धार्मिक स्थलों को तोड़कर उन पर मस्जिदों का निर्माण किया। इनमें स्पेन अकेला ऐसा देश था जिसने चर्चेस को तोड़कर बनाई गई मस्जिदों को फिर से ध्वस्त किया और इन मस्जिदों पर फिर से चर्च बनाए, और यह स्पेन में 13वीं और 14वीं शताब्दी में 700 साल पहले ही हो चुका है। लेकिन भारत में इन्हीं मस्जिदों के अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया, जिसके कारण आज हिंदू पक्ष अदालतों में जाकर भी अपने लिए इंसाफ नहीं मांग पा रहा, और सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है कि जब तक वो इस मामले की सुनवाई नहीं कर लेता तब तक और कोई मुकदमा इस मामले में दर्ज नहीं होगा, और दूसरा कोई और सर्वे तब तक नहीं किया जाएगा। तो अब ना तो कोई सर्वे होगा, सर्वे बंद हो जाएंगे, और ना ही कोई नया मुकदमा इसमें दाखिल किया जाएगा। जिन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत की सांस्कृतिक और सनातन पहचान को मिटाने की कोशिश की और हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार किया, उन्हीं मुस्लिम आक्रमणकारियों को हमारे देश में महान और नायकों के तौर पर पेश किया गया। अकबर को अकबर द ग्रेट कहा गया, औरंगजेब को महान योद्धा बताया गया, शाहजहां और हुमायूं को भी विश्व विजेता की उपाधि दी गई। वर्ष 2021 में पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर ने एक संसदीय समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसका नाम था डिस्टॉर्शंस एंड मिसरिप्रेजेंटेशंस ऑफ इंडियाज पास्ट। इसमें बताया गया कि एनसीईआरटी की किताबों में, स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली एनसीईआरटी की किताबों में अकबर का जिक्र 97 बार है, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब का जिक्र 30 बार है, जबकि हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र सिर्फ 8 बार है। महाराणा प्रताप और राणा सांगा का जिक्र सिर्फ 1 या 2 जगह है। अब आप ये सोचिए, अगर स्कूलों में बच्चों को सिर्फ अकबर और औरंगजेब के बारे में पढ़ाया जाएगा तो वो उन्हें द ग्रेट और अपना नायक नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे और वो क्या करेंगे। अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिससे हमारे युवा प्रभावित हो रहे हैं, और ये बहुत गंभीर खबर है। इसे मनोरंजन की खबर मत मानिएगा, क्योंकि अब हम मशहूर पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के पैग वाले गानों को एक नई चुनौती देंगे, क्योंकि अब हैदराबाद के बाद चंडीगढ़ में भी दिलजीत दोसांझ पैग वाले गाने नहीं गा पाएंगे। इस मामले में चंडीगढ़ के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिलजीत दोसांझ को एक एडवाइजरी नोटिस जारी किया है जिसमें 3 बातें लिखी हैं। पहला, आयोग ने कहा है कि 14 दिसंबर को जब चंडीगढ़ में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट का आयोजन होगा तब उन्हें इसमें ऐसे गाने नहीं गाने चाहिए जो शराब और हिंसा को प्रमोट करते हैं। आयोग ने इन गानों के नाम भी बताए हैं कि कौन कौन से गाने नहीं गाने हैं, जिनमें एक गाना है पटियाला पैग, दूसरा गाना है पंज तारा और तीसरा गाना है
मित्रा दा केस चलदा। आयोग ने यह भी कहा है कि इस कॉन्सर्ट में 25 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को शराब ना बेची जाए। और तीसरी बात, दिलजीत दोसांझ को इस कॉन्सर्ट के दौरान बच्चों को स्टेज पर बुलाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान गानों का शोर 120 डेसिबल से ज्यादा होता है और इससे बच्चों के कानों पर और उनके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। दिलजीत दोसांझ ने कहा है कि आयोग द्वारा बताए गए सभी सुझावों का पालन करेंगे और इन गानों को वो अपने कॉन्सर्ट में नहीं गाएंगे। लेकिन आज यहां बात सिर्फ अकेले दिलजीत दोसांझ की नहीं है। इसी महीने चंडीगढ़ में एक और मशहूर पंजाबी गायक करण औजला का भी एक कॉन्सर्ट हुआ था और इस कॉन्सर्ट को लेकर भी बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक एडवाइजरी नोटिस जारी किया और उन्हें सलाह दी कि वो अपनी परफॉर्मेंस के दौरान ऐसे गाने ना गाएं जो हिंसा, अपराध और शराब को बढ़ावा देते हैं। लेकिन इस नोटिस के बावजूद करण औजला ने इस कॉन्सर्ट में ऐसे गाने गाए जो शराब और हिंसा के बारे में थे और इनमें एक गाने के बोल थे 52 बार्स, 52 बार्स। हमने इस मुद्दे को आप सबके सामने पहले भी उठाया था और आपसे ये पूछा था कि ऐसे गानों को हमारे समाज ने आखिर कब और कैसे स्वीकार किया और कैसे शराब और हिंसा को बढ़ावा देने वाले ये गाने हमारे शादियों के समारोह में, बर्थडे पार्टीज में और दूसरी पार्टीज का हिस्सा बनते चले गए। आज जब हम गाड़ी में जाते हैं तो हमारी गाड़ी में यही गाने बजते हैं, किसी की शादी में जाते हैं वहाँ यही गाने बजते हैं, किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं या किसी और पार्टी में जाते हैं वहाँ भी यही गाने बजते हैं। और अगर नाइट क्लब में जाते हैं, किसी बार में जाते हैं तो वहाँ भी यही गाने बजते हैं। इन गानों को दिन रात हमारे देश के युवा सुन रहे हैं। इन गानों में शराब की बात होती है, इन गानों में अपराध की बात होती है, इन गानों में बंदूकों की बात होती है और इन गानों में यह बताया जाता है कि शराब पीना कोई बुरी बात नहीं, अपराध करना कोई बुरी बात नहीं। और यही कारण है कि हमारे देश में अपराधियों को लोग अपना हीरो मानने लगे हैं। आप देखिए, बिश्नोई जैसे अपराधियों को, डॉन को हमारे देश में एक हीरो की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है आजकल। और दिलजीत दोसांझ की अच्छी बात यह है कि उन्होंने हमारे इन विश्लेषणों को देखा और उन्होंने इन पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। उनकी जो प्रतिक्रिया आती है उनके कॉन्सर्ट से, वो मैंने देखी। यह अलग बात है कि वो हमारी बातों से सहमत नहीं हुए और उनका कहना था कि जब सरकारें देश में दुकानें खोलकर शराब बेच रही हैं तो वो शराब पर गाने क्यों नहीं बना सकते। लेकिन आज हम दिलजीत दोसांझ और उनके जैसे दूसरे गायकों को उनके पैग वाले गानों के लिए एक नई चुनौती देना चाहते हैं। पंजाब में एक सर्वे हुआ था जिसमें 60% युवाओं ने कहा कि वो इन गानों को सुनकर नशे की तरफ आकर्षित हुए हैं। पंजाब में आज भी बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्रों में ऐसे युवा अपना इलाज करा रहे हैं जो इन गानों से प्रभावित होकर नशा करने लगे थे। आज हमारी टीम पंजाब के जालंधर के एक नशा मुक्ति केंद्र में गई, जहां युवाओं और वहां के लोगों ने हमें बताया कि ये गाने भी उनकी स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए आज हम दिलजीत दोसांझ और उनके जैसे दूसरे कलाकारों को ये चुनौती देना चाहते हैं कि क्या वो पंजाब के इन नशा मुक्ति केंद्रों में जाएंगे, क्या उन्हें अपने पटियाला पैग और 4 बोतल वोडका जैसे गानों का मतलब समझाएंगे। पहले आप देखिए कि पंजाब के जो युवा हैं और पंजाब के लोग क्या कहते हैं। ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਪੈਗ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਨੋਰਮਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਗਾਣਾ, ਕੋਈ ਭਜਨ ਵਗੈਰਾ ਹਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਦੇ, ਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਗਦੀ ਆ ਤੇ ਬੰਦ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਗਾਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਗਾਣ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਗਾਣੇ ਆ, ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਗਲਤ ਮਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। वो भी हमारा हिस्सा है, उसको भी ध्यान से रखें ताकि हमारा रिलीजियस या जो कल्चर जो हमारा इंडियन कल्चर है या पंजाब का, हरियाणा का, चाहे कोई भी कल्चर है, उस पर गाने दें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी है जो उस पर अच्छा असर पड़े। और मेरा मानना ये है कि सिंगर को और पर्सनालिटी को, सेलिब्रिटी को जब यंग जनरेशन सीरियसली जब फॉलो करती है तो उसे ऐसी चीज़ों से को अवॉइड करना चाहिए। आजकल के जो बच्चे हैं, यूथ है जो खासकर, वो गानों की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रसर हुआ दिखता है। जैसे कि लड़ाई झगड़े के जौन से गाने आते हैं उसमें जो यूथ है उसको फॉलो करता है।
कई गानों में ऐसा देखा है। फिर यूथ जो है बाद में लड़ाई झगड़ा भी देखने को मिलता है, और जौन से बच्चे आजकल ये चीजें फॉलो कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि अगर वो ये ऐसे गाने आएंगे तो बच्चों के लिए वो तो हार्मफुल ही है। मेरा पॉइंट ये है कि मतलब कि जो न्यू जनरेशन आ रही है उनके लिए बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। तो हमें मैं यही कहना चाहूंगी कि मतलब उनको पॉजिटिव वे में गाने गाने चाहिए, कि जो भी बच्चे हैं सभी हैं उनको पॉजिटिव एक इंफॉर्मेशन या मैसेज जाए। बैन होना चाहिए, क्योंकि जो नई पीढ़ी है, जिन बच्चों को शराब के बारे में नहीं पता है, तो ये गाने देख करके, उसके बाद टीवी स्क्रीन पर देख करके उनके दिमाग में और जहन में ये जाता है कि ये शराब है क्या चीज़, फिर उसकी वो खोज करते हैं बच्चे। ऐसे गानों पर ये शराब, वैसे ही दिल्ली के सीएम साहब ने एक के साथ एक बड़ी बांटी, एक फ्री, उससे भी बड़ा माहौल खराब हुआ, और ऐसे गानों पे रोक लगनी चाहिए। चाहे तेलंगाना की बात हो, चाहे चंडीगढ़ की बात हो, इसकी शिकायत की थी पंडित राव धनेवर ने। इस समय हमारे साथ हैं। तेलंगाना में मैंने कंप्लेंट किया, तेलंगाना सरकार ने नोटिस निकाला कि ऐसे गाना ना गाओ। फिर उन्होंने चालाकी करके पटियाला पैग के जगह पे गेड़े ला छड़ीदा, जे बिचो फीम लबे जगह पे जे बिचो कोक लबिया, पंचतारे ठेके की जगह पे पंचतारे होटल, ऐसे तोड़ मोड़ कर गाना गा रहे। जबकि मंच पे ऐसे गाओगे, बच्चे तो बहुत सालों से पुराना गाना सुने उसी पे नाच रहे हो, असर तो पुराना गाने के। 3 गाना वो नहीं गाएंगे क्योंकि ये गाने बच्चों के ऊपर असर करते हैं, इसलिए ये नहीं गाएंगे। अगर गाएंगे तो कार्रवाई होगी। कई बारी बच्चों को स्टेज पे बुला लेते हैं, जो वहाँ पे जो साउंड होता है वो बच्चों के लिए हानिकारक है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ पे लिकर की सप्लाई होती है। इन चीज़ों को चलते हमने जो अभी ये पीछे करण औजला जी का हुआ था, तब भी हमने एडवाइजरी जारी की थी। और दिलजीत जी के जो हम प्रीवियस हमने कॉन्सर्ट्स देखे, उसमें आया था 1-2 में कि उन्होंने बच्चों को स्टेज पे बुलाया था। बच्चों को आप एक उनका माध्यम नहीं बना सकते एंटरटेनमेंट का। तीसरा जो आता है कि आप कई बारी ऐसे सॉन्ग्स का इस्तेमाल करते हैं या आप ऐसे सॉन्ग्स वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं जो बच्चों के लिए या एक एज लिमिट के लिए ठीक नहीं है। तो आज हमारी चुनौती दिलजीत दोसांझ को ये है, वो बहुत शानदार कलाकार हैं, वो बहुत लोकप्रिय हैं, उनके पास बहुत ताकत है। वो चाहें तो युवाओं से कुछ भी अपील करके युवाओं को किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं, युवाओं को अच्छे रास्ते पर भी ले जा सकते हैं, युवाओं को स्वस्थ मनोरंजन भी दे सकते हैं, और युवाओं को गलत रास्ते पर भी ले जाने की क्षमता भगवान ने उन्हें दी है। अब इस क्षमता को वो कैसे इस्तेमाल करते हैं ये उन पर है, और ये बात सिर्फ उनके लिए नहीं, हम तमाम गायकों के लिए कह रहे हैं कि वो हमारे युवाओं को क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। पैसा सब कमाना चाहते हैं, पैसा कमाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपकी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी ज़रूर होनी चाहिए। इसलिए आज हम चुनौती उन्हें ये देते हैं कि वो जो पंजाब के नशा मुक्ति केंद्र हैं वहाँ पर जाएं और ख़ुद उन नशा मुक्ति केंद्रों में पंजाब के जो युवा हैं, जो नशे के जाल में फंस चुके हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है, उनसे जाकर ये पूछें कि उन्होंने ये नशा करना क्यों शुरू किया, और फिर उनकी मदद करें। जो कॉन्सर्ट से वो पैसा कमा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा वो इन पंजाब के नशा मुक्ति केंद्रों को दे सकते हैं, ताकि पंजाब के जो बच्चे हैं उन्हें कुछ मदद मिल जाए। पंजाब के जो परिवार हैं जिन्होंने अपने बच्चों को एक तरीके से खो ही दिया है इस नशे के चक्कर में, उन्हें कोई मदद मिल जाएगी। और एक चीज़ और, दिलजीत दोसांझ को अब ये करना चाहिए कि वो एक ऐसा गाना बनाएं जिसमें वो युवाओं को नशा करने से रोकते हुए दिखाई दे। अगर पटियाला पैग पर गाना बन सकता है, शराब पर गाना बन सकता है, केस पर गाना बन सकता है, अपराध पर बन सकता है, बंदूक पर बन सकता है, तो क्या इस विषय पर गाना नहीं बन सकता कि युवाओं को नशा नहीं करना चाहिए? इस विषय पर भी तो बहुत क्रिएटिविटी के साथ, कलात्मकता के साथ गाना बन सकता है। तो अब उनका अगला गाना नशा विरोधी गाना होना चाहिए, और उसे भी वो ऐसे ही हिट कराएं जैसा उन्होंने नशे वाले गानों को हिट कराया, जैसा दूसरे गानों को हिट कराया। और दूसरा, उन्हें नशा मुक्ति केंद्रों में जाकर युवाओं से मिलना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। ये एक छोटा सा हम्बल चैलेंज हम दिलजीत दोसांझ जी को देना चाहते हैं। वो पंजाब से आते हैं, पंजाब के युवाओं के लिए।